अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये हमारी थर्ड टेस्ट है। इससे पहले हमने दो टेस्ट जो है वो कवर किए हैं। फर्स्ट टेस्ट में जो लेवल है क्वेश्चंस के वो मैंने काफ़ी इजी रखे थे, तो उसमें हमारा जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा था। और सेकेंड टेस्ट थोड़ी टफ थी, तो कट ऑफ हमने पिछले बार 9 रखा था। इस बार का जो कट ऑफ है वो भी हम 9 ही रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो अभी भी मैंने यहाँ पर मॉडरेट रखे हैं, एकदम डिफिकल्ट नहीं रखे हैं। तो इसीलिए आज का भी कट ऑफ जो है वो 9 रहेगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो मार्क्स है वो कैसे निकाले जाए उसमें भी कन्फ्यूजन है। देखिए, जब भी आपका एक सवाल जो है वो सही होता है तो आपको खुद को 2 मार्क्स देने हैं। अगर सवाल गलत हो जाता है तो आपको 0.66 मार्क्स जो है वो कट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 5 क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं, तो 5 क्वेश्चन जो सही हुए हैं उसके 2 मार्क्स के हिसाब से आपके हो जाते हैं 10 मार्क। और जो 5 गलत हुए हैं तो इसके 0.66 अगर हम कट करते हैं तो 3.5 के आसपास आपके मार्क्स जो है वो कट हो रहे हैं। तो इसीलिए 10 जितने आपको मिले हैं उसमें से 3.5 मार्क जो है वो कट हो जाएंगे, वो आपके टोटल 20 में से मार्क्स रहेंगे। तो इसीलिए 20 में से अगर आपको 9 से ज़्यादा मिलते हैं मतलब आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर हो गया है। तो आज की जो सवाल है वो मैंने यहाँ पर हिंदी और उसी के साथ साथ इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं, जिससे कि अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उन्हें भी पढ़ने में आसानी जाएगी। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़े कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई है और इसमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, इस सवाल का जवाब जो है वो आपको देना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आता है कि जो सिख रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे रिवोल्ट के दौरान। दूसरा है जो मान सिंह है ग्वालियर के, उन्होंने तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई जो है उन्हें सपोर्ट दिया था आर्म्स और एमिनेशन के साथ, लेकिन वो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। अगर हम सती चौरा घाट मैसेकर देखते हैं तो वो जाना जाता है भारतीयों, हजारों जो भारतीय थे उनकी हत्या से रिलेटेड। और लास्ट आता है कि जो मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, इलाइट एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे थे 1857 रिवोल्ट के दौरान। अब इसमें अगर आप सही स्टेटमेंट देखोगे, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ट्रू स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो हमें डी जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, जब अगर आपने 1857 रिवोल्ट अगर वो वीडियो देखा होगा एमएम एकेडमी ऐप पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स में ले रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा जो सिख रूलर्स थे वो यहाँ पर मुगल्स के अगेंस्ट में थे और इसीलिए उन्होंने जो ब्रिटिशर्स है उनका यहाँ पर साथ दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मान सिंह जो है उन्होंने इनका साथ नहीं दिया था, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। जो सती चौरा घाट मैसेकर है उसमें जो ब्रिटिशर्स है उनकी हत्या हुई थी, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। इससे जवाब जो है वो हमें डी देखने को मिलता है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी जो है ये इसका जवाब है। और जब हमने वीडियो देखा था उसका एक स्क्रीनशॉट है उसकी स्लाइड का। नाना साहब जो है उन्होंने एज अ फ्रेंड, ब्रिटिश के फ्रेंड एंटर किया था। और उसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, जो बीबी घर मैसेकर है जिसे सती चौरा घाट मैसेकर भी कहा जाता है, उसमें क्या हुआ था, इसमें जो 200 यूरोपियंस है जिसमें विमेन और चिल्ड्रन इंक्लूडेड थे, उनकी यहाँ पर हत्या जो है वो की गई थी। तो इसीलिए ये जाना जाता है जो यूरोपियंस हैं उनकी हत्या के लिए, ना कि इंडियंस की। उसी के साथ साथ जो मान सिंह है ग्वालियर के, उन्होंने तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई जो उन्हें डिसीव किया था। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हुई है। अब सिर्फ स्क्रीनशॉट एक ही इसका मैंने वहाँ पर लिया है, बाकी क्योंकि अलग अलग इसमें दिए हुए हैं तो इतने सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं ले सकता था। उसी के साथ साथ जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, गुलाम सिंह ऑफ कश्मीर थे, वो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे। सिख जो है उन्हें यहाँ पर डिसकंटेनमेंट था मुगल से, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर जो है उनकी साइड ली थी। ज़मींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, जो इलाइट एजुकेटेड क्लास था वो यहाँ पर लॉयल था ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों लॉयल था? क्योंकि इनका तो अच्छा ही हो रहा था, इनको पैसे वैसे आ रहे थे। और जो इलाइट एजुकेटेड ग्रुप है उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो मॉडर्नाइज करने के लिए आए हैं, इसलिए ये जो रूल कर रहे हैं ये इंडिया को डेवलप बनाएगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉज है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो इसमें से कौन सा कॉज नहीं है, नॉट द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर पहला आता है एक्टिविटीज़ जो क्रिश्चियन मशीनरीज के द्वारा की गई थी। दूसरा है जो मॉस्क है, टेम्पल लैंड है, उस पर जो टैक्सेशन लगाया जाता था।
जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है इंडियंस का जो बूस्ट हुआ था, और उसी के साथ साथ जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसमें से कौन सा रीज़न जो है, कॉज जो है, वो नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो क्रिश्चियन मशीनरीज यहाँ पर आ रहे थे, जो यहाँ के रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं उसमें हस्तक्षेप लोगों को लग रहा था, और इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, कॉज था ये रिवोल्ट का। जो मॉस्क है, जो टेम्पल लैंड है, उस पर जो टैक्सेशन किया जाता था, इससे भी लोगों को गुस्सा आता था, इसलिए ये भी कॉज था। जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि फर्स्ट अफगान वॉर बोलिए, पंजाब वॉर बोलिए, क्रीमियन वॉर बोलिए, जिसमें ब्रिटिशर्स को ह्यूज लॉस हुआ था, और इसकी वजह से जो इंडियंस है उनका साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए ये भी एक कॉज था। और उसी के साथ साथ सब्सिडरी अलायंस बोलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलिए, ये पॉलिसीज भी कारण थी जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर चारों जो है वो कॉजेस है यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 के, इसलिए जवाब जो है वो हमें डी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कारण थे, इकोनॉमिक कारण थे, पॉलिटिकल कारण थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, रिलीजियस थे, आउटसाइड इन्फ्लुएंस था, और सिपॉय जो डिसकंटेंट थे। ये सारे रीजंस, कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं 1857 रिवोल्ट के, जो हमने 1857 रिवोल्ट इस वीडियो में कवर किए हैं। अब सोशो रिलीजियस कॉजेस में आप देख सकते हो जो क्रिश्चियन मशीनरीज यहाँ पर आए थे, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्टअप हो गया था। उसी के साथ साथ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलायंस है, इसके वजह से भी लोग जो है वो गुस्सा होते जा रहे थे। तो ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से हमें 1857 रिवोल्ट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि जो तात्या तोपे हैं 1857 की म्यूटिनी में उनका क्या रोल था। पहला आता है कि वो कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के आर्मी के। दूसरा है कि उन्होंने भील्स ऑफ पचमहल जो है वो रीजन के, उन्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और उसी के साथ साथ उन्होंने बेगम हजरत महल जो है उन्हें यहाँ पर अवध को कैप्चर करने में हेल्प की। अब यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के आर्मी के। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही होता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था भील्स को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तीसरा अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये गलत हो जाता है, बेगम हजरत महल उनको उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। अगर हम देखें तो यहाँ पर नाना साहब जो उनके तो कमांडर इन चीफ थे ही, लेकिन उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके लिए मदद की थी, तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो जवाब हमें देखने को मिलता है ए 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट है उस वीडियो का जो हमने रिवोल्ट ऑफ 57 का देखा था। तो जब हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखा, झांसी के बारे में देखा था, उस टाइम पर हमने देखा कि तात्या तोपे जो है वो वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका साथ देते हैं। तो इस तरीके से तात्या तोपे जो है वो यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है उन्हें अवध कैप्चर करने के लिए हेल्प नहीं करते, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो लखनऊ में तैनात थे 1857 रिवोल्ट के दौरान। अब इसमें हमें नाम देखने को मिलते हैं सर हेनरी हैवलॉक, जॉन निकलसन, सर जेम्स आउटरैम। तो इसमें से कौन से देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब हम दिल्ली सेंटर की बात करते हैं तो दिल्ली में हमें जो विलिंग बॉय है वो देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ जॉन निकलसन जो है वो देखने को मिलता है, और लेफ्टिनेंट हुडसन जो है ये देखने को मिलता है। तो तीन जो ऑफिशियल्स थे ये हमें दिल्ली सेंटर में देखने को मिलते हैं। वही अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो वहाँ पर हैवलॉक हमें देखने को मिलता है, जेम्स आउटरम देखने को मिलता है, और कोलिन कैम्पबेल वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो लखनऊ जो है वहाँ पर कौन कौन से ऑफिशियल्स थे उसके बारे में पूछा गया है। तो लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो हैवलॉक हमें लखनऊ में देखने को मिलता है, आउटरैम हमें लखनऊ में देखने को मिलता है, लेकिन जो निकोलस था ये दिल्ली सेंटर में था, ना कि लखनऊ सेंटर पे। इसीलिए 1 और 3 जो इसका सही जवाब है, तो सी जो है वो हमें इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली सेंटर है और लखनऊ से जो सेंटर है, और यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट जो है मैंने इस्तेमाल किया है जो हमारा लेक्चर था उसका। तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में देखा जाए तो लेफ्टिनेंट विलिंग बॉय, निकलसन और हुडसन हमें देखने को मिलता है, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो हैवलॉक, आउटरम और कैम्पबेल जो है वो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये वाला जो सवाल है यूपीएससी 2018 में भी पूछा गया था।
अब इसमें आपको सही मैच कौन से हैं ये पहचानना है। राधाकांत डेब, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। दूसरा अगर हम देखते हैं गजुलू चेट्टी, ये फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के। और तीसरा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। तो यहाँ पर कौन से करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। अब देखिए ये सब जो हम देख रहे हैं ये प्री कांग्रेस एसोसिएशंस है ना। हमने देखा है जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ ये वाला लेक्चर मैंने जब अपलोड किया था उसमें हमने देखा है कि पहले भी हमें कुछ एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं, फिर इवेंचुअली हमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है एसोसिएशंस है उसके रिगार्डिंग भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो उनके फाउंडर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखते हैं तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये हमें जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन देखने को मिलते हैं, राधाकांता डेब ये देखने को मिलते हैं। हमने लेक्चर में भी देखा था। और हमने सेक्रेटरी जो है, सिर्फ हमने प्रेसिडेंट ही नहीं, हमने सेक्रेटरी के बारे में भी पढ़ा था। इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ये इसके सेक्रेटरी थे, है ना। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि वो जो हिंदी पैट्रियट है वो पब्लिश किया करते थे और एडिट किसके द्वारा किया जाता था, हर्ष चंद्र मुखर्जी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसके बारे में देखी थी। अगर हम मद्रास महाजन सभा के फाउंडर देखते हैं, मद्रास महाजन सभा, तो उसमें हमें जो चेट्टी साहब है वो देखने को नहीं मिलते हैं। जो गुजुलू चेट्टी है वो हमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कब फॉर्म हुई थी, 1849 में फॉर्म हुई थी, उसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर मद्रास महाजन सभा देखें तो वो 1884 में फॉर्म की गई थी और उसमें हमें जो आनंद चरलू है वो देखने को मिलते हैं, सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये सही मैच नहीं है। और अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अभी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस वो देखने को मिलते हैं और 2 कॉन्फ्रेंसेस जो है उन्होंने हेल्ड की थी और फिर इवेंचुअली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें 1886 में मर्ज हो गए थे। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में कवर की थी। तो यहाँ पर जवाब क्या होता है, ये और ये 2 इसके सही है, मतलब 1 और 3 इसका सही जवाब है। तो सी इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, ये भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं हमारे लेक्चर में से। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले ज़मींदारी एसोसिएशन देखने को मिलती है, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देखने को मिलती है, फिर इवेंचुअली ये दोनों मर्ज होके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनते हैं। प्रेसिडेंट इसके राधाकांत डेब, सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर जो मैंने आपको अभी बताया था हिंदू पैट्रियट पब्लिश करते थे, और उसी के साथ पिटिशन जो है ये भी यहाँ पर दाखिल किया करते थे। इनके भी जो फाउंडर्स हैं इनके बारे में भी आपको पता रहना ज़रूरी है। अब फिर यहाँ पर हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं, 1876 में फॉर्म हुई थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है ये इसके लीडर हमें देखने को मिलते हैं, फाउंडर आनंद मोहन बोस, और फिर ये मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अब यहाँ पर हमें बॉम्बे में भी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी कुछ हमें एसोसिएशंस देखने को मिलते हैं और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी देखने को मिलते हैं। बॉम्बे की अगर हम बात करते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा है, उसी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ना, इनके लीडर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए गुजुलू चेट्टी जो है ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में जो आई थी, और मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करते हैं तो इतने लीडर्स उसके देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था वेलेस्ली के द्वारा उस पर अप्लाई नहीं होता है, ये भी यूपीएससी 2018 में सवाल जो है पूछा गया था और इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि ये वाला सवाल जो है मैंने टेलीग्राम पर भी इंक्लूड किया था। टेलीग्राम पर मैंने जब क्वेश्चन डाला, एक क्विज डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि टेस्ट में भी इसे इंक्लूड किया जाए। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आता है कि जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी ब्रिटिशर्स की उसे मेंटेन किया जा सके दूसरों के एक्सपेंसेस पर। दूसरा है कि इंडिया जो है उसे नेपोलियन के डेंजर से सेफ रखा जा सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर फिक्स्ड इनकम जो है कंपनी के लिए वो सिक्योर की जा सके, और उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी है इंडियन स्टेट पर वो स्टैब्लिश की जा सके। ये यहाँ पर इसमें से कौन सा नहीं है, सब्सिडरी अलायंस जो है उस पर कौन सा लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट स्टैंडिंग आर्मी जो है दूसरों के एक्सपेंसेस पर, बट ऑब्वियस है कि हमने देखा था कि यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस का बेसिक एम क्या था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश के आर्मी है वो जो प्रिंसेस है उन्हें वहाँ पर सिक्योर्ड करेंगे, वो वहाँ पर उनके लिए तैनात रहेंगे, और जो प्रिंस है वो उन्हें जो एक्सपेंसेस है वो प्रोवाइड करेगा।
तो ये बिल्कुल होता है, इसका एक एम है। जो नेपोलियनिटिक डेंजर है वो उससे यहाँ पर इंडिया को सेफ रखा जा सके। अब इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी हेस्टिंग्स के द्वारा। अब जब हेस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई तो हमने देखा था हेस्टिंग ने जो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी लाई थी उसमें क्या किया था, जो ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी को यहाँ पर बफर जोन जो है उससे प्रोटेक्ट करना। अब बफर जोन से क्यों प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि जो नेपोलियन है उसका भी खतरा वहाँ पर मंडरा रहा था और जो नेटिव रूलर्स है वो भी यहाँ पर बार बार हमला किया करते थे। तो इससे अच्छा है कि ब्रिटिश एम्पायर को अगर हम बफर जोन से रख लेते हैं तो फिर जो ब्रिटिशर्स है उन्हें लड़ने में आसानी जाएगी नेटिव रूलर्स से। तो मतलब यहाँ पर क्या किया करते थे वो, जो बफर जोन यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे इन्हें मिलिट्री एश्योरेंस जो है, मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते थे और फिर जो रूलर ऑफ द स्टेट है वो ये मिलिट्री वालों को पे किया करता था। तो ये क्या था, ये हेस्टिंग का रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी थी। और अगर आपको याद होगा लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमें लॉर्ड वेलेस्ली का जो सब्सिडरी अलायंस है वो देखने को मिलता है। और उसमें अगर आपको याद होगा मैंने पिक्चर भी डाला था वेलेस्ली का, वो बोल रहा था कि रिंग ऑफ फेंस जो है उसका ही एक्सटेंशन है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको मेरे को ही क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिंग ऑफ फेंस जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी लागू होती है। तो इसीलिए रिंग ऑफ फेंस में यहाँ पर नेपोलियन की बात की गई थी, इसलिए नेपोलियन से सेफ रखना ये भी इसका एक जो मोटो है वो बन जाता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर हम देखें ब्रिटिश पैरामाउंट सी इंडियन स्टेट्स पर, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो नेटिव रूलर्स है उन्हें यहाँ पर आर्मी प्रोवाइड करके उनकी सोवरनिटी छीन ली जा रही थी। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश पैरामाउंट सी है वो स्टैब्लिश की जा रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस बोलिए, रिंग ऑफ फेंस बोलिए, उसका कभी मकसद ये नहीं था कि कंपनी को यहाँ पर फिक्स्ड इनकम हो। कंपनी को क्या पैसा मिल रहा है, कंपनी को थोड़ी पैसा मिल रहा है, वो तो पूरा पैसा जो है मतलब आगे उन्होंने फिर जो लैंड है वो भी लेना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या कंपनी को कोई ये मिल रहा था, जो रेवेन्यू है परमानेंट रेवेन्यू सोर्स मिल रहा था, बिल्कुल नहीं। बेसिकली हो क्या रहा था, जो आर्मी है उनका पैसा बच रहा था कि आर्मी वालों को वो ब्रिटिशर्स को पैसा नहीं देना पड़ रहा था, वो राजा जो है वही ब्रिटिशर्स को पैसा दे रहा था। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो जवाब हमें सी जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि डज नॉट अप्लाई पूछा गया है तो सी इसका जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है जो 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। ऑफिशियल आंसर की अगर देखी जाए, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो ऑफिशियल आंसर की जो यूपीएससी की तरफ से दी गई है 75th क्वेश्चन सी इसका जवाब है, मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यही सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर जो है उसमें भी एक्सप्लेन की थी। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इस चैप्टर में जो जितनी भी पॉलिसीज़ रही है, सब्सिडरी अलायंस बोलिए, उसी के रिंग ऑफ फेंस बोलिए, उसी के साथ साथ जो भी पॉलिसीज़ रही है ब्रिटिशर्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोलिए, तो सभी हमने यहाँ पर कवर की थी और जो स्टेजेस है वो भी यहाँ पर कवर किए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो इस पर बनाया हुआ है और बाकी दूसरे वीडियोज़ के साथ मर्ज नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है, ये पूछा गया है। ये CAPF 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड क्यों किया है, जिससे कि आपको ये एश्योरेंस आ जाए कि सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी में तो आपको काम आने ही वाला है ये जो हम सीरीज़ ले रहे हैं MM एकेडमी ऐप की, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो आपको अलग अलग एग्जाम जो है, भले वो स्टेट PSCs हो, भले वो CAPF हो, किसी भी एग्जाम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो उसमें आपको ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। पहला है कि ये साइन किया गया था 1765 में। दूसरा है कि मुगल एम्परर ये फॉर्मली ग्रांट करते हैं, फरमान के थ्रू फॉर्मली ग्रांट करते हैं दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा है कि अवध जो है वो यहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाता है नवाब को, लेकिन उसके लिए 53 लाख जो है वो पे करना पड़ता है। बनारस और सराउंडिंग ट्रैक जो है वो यहाँ पर डिटैच किए जाते हैं अवध से, और जो शाह आलम 2 है उसे हैंड ओवर किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। 1765 बैटल ऑफ बक्सर जो है जो 1764 में हुआ था, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है साइन की गई थी। और उसी के साथ साथ मुगल एम्परर जो है फरमान के थ्रू यहाँ पर दीवानी राइट जो है वो देता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसी के साथ अवध जो है वो यहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाता है, लेकिन 53 लाख रुपए पे करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं हुआ था तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसीलिए जवाब हमें देखने को मिलता है डी। इसका सही जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा डी।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसका एक फ़ोटो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने डिस्कस की थी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1765 में ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव इसमें देखने को मिलता है और शाह आलम टू जो है दीवानी राइट्स यहाँ पर दे देता है ब्रिटिशर्स को, और 53 लाख जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ते हैं शुजा उद दौला को, जिससे कि यहाँ पर फिर से उसे यहाँ सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाए, मतलब यहाँ पर अवध जो है फिर से नवाब के पास रिस्टोर किया जाए। तो ये यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जो फीचर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। कोवेनेटेड पोस्ट जो है ये हायर पोस्ट थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थे, और ये जो रिफॉर्म्स है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से लेक्चर में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो हमने जो रिफॉर्म्स है सिविल सर्विसेज में उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो उसमें हमने जितने भी जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं सिविल सर्विसेज में वो हमने कवर किए थे। अब यहाँ पर हमने देखा था कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड जो पोस्ट थी वो हमने देखी थी। तो कोवेनेटेड पोस्ट जो है वो हायर पोस्ट थी, रिजर्व थी ब्रिटिशर्स के लिए, जिसमें पूरे अग्रीमेंट जो है वो होते थे कि आपको इतने इतने टाइम के लिए रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ अग्रीमेंट के तहत होता था। और बाकी जो अनकोवेनेटेड पोस्ट थी वो रिजर्व थी, लोअर पोस्ट थी, रिजर्व थी इंडियंस के लिए, है ना, और उसमें हमें कोई भी जो अग्रीमेंट्स है वो देखने को नहीं मिलते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखोगे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये लाया था क्या? जी नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं, बल्कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसने ये सारे रिफॉर्म्स जो है वो लाए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जवाब इसका देखने को मिलता है वन ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म्स है उसके वीडियो में हमने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड पोस्ट जो है उसने लेकर आई थी जो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी और ये इंडियंस के लिए थी। इसमें अग्रीमेंट्स वगैरह होते थे, इसमें नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि पुलिस कमीशन 1860 ये यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है एज अ हेड ऑफ प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस में हेड कौन रहेगा? इंस्पेक्टर जनरल। ये यहाँ पर पुलिस कमीशन 1860 के तहत प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुलिस जो है वो क्रिमिनल एक्ट्स को कम करने में काफ़ी सक्षम रही, लेकिन यहाँ पर जो एटीट्यूड था पब्लिक के लिए पुलिस वालों का वो काफ़ी अनसिम्पैथेटिक था, मतलब जो रवैया था वो काफ़ी असंगत था। अब यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है पुलिस कमीशन 1860 है ना, पुलिस रिफॉर्म जब हमने देखे थे उसमें हमने देखा था प्रोविंस था, उसमें रेंज थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट था, उसमें डिवीजन था, उसमें सर्कल था। जो हम प्रोविंस देखते हैं तो इंस्पेक्टर जनरल आईजी जो है वो हेड करता था, रेंज जो है वो डिप्टी आईजी जो है वो हेड करता था, डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं तो कलेक्टर हेड करता था, डिवीजन अगर हम देखते हैं कमिश्नर हेड करता था, और सर्कल अगर हम देखते हैं तो दरोगास जो है वो हेड किया करते थे। और उसके बाद टाउन जो है वो कोतवाल, विलेजेस जो है वॉचमैन, और वॉचमैन और दरोगास के बीच में सिविल कांस्टेबलरी जो है वो भी यहाँ पर लाई गई थी, है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही है, पुलिस जो है वो काफ़ी सक्सीड रही थी क्रिमिनल एक्ट्स को कम करने में, लेकिन अनसिम्पैथेटिक थी वो लोगों के प्रति। और ब्रिटिशर जो है इसमें उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस जो है वो नहीं किया था। तो यहाँ पर जवाब क्या होता है? सी हमें जवाब जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोविंस में इंस्पेक्टर जनरल, रेंज में डीवाई जो डिप्टी आईजी है, फिर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, डिवीजन में कमिश्नर, सर्कल में दरोगास, है ना, इस तरीके का देखने को मिलता है। पुलिस जो है काफ़ी सक्सीड रही थी ये सारी चीज़ें कर्व करने में, लेकिन उनकी जो एटीट्यूड था वो काफ़ी अनसिम्पैथेटिक था। ब्रिटिशर जो है उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस क्रिएट नहीं किया था, और यहाँ पर वॉचमैन और दरोगास के बीच में सिविल कांस्टेबलरी जो है इससे कनेक्ट किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है। अब यहाँ पर आर्मी रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। तो 1857 रिवोल्ट के बाद जो प्रपोर्शन है आर्मी में बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 2:5 रखा गया था, मतलब कि 2 अगर ब्रिटिश के लोग हैं तो उसमें 5 जो है वो इंडियंस के रहेंगे, इस तरीके का। अगर यहाँ पर 4 है तो वहाँ पर 10 रहेंगे, इस तरीके से इस रेशो में यहाँ पर रखा गया था बंगाल में आर्मी को। दूसरा है जो राइफल है वो इन्फीरियर क्वालिटी के इंडियन सोल्जर्स को दिए जाते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो रिफॉर्म्स है पुलिस में और आर्मी में, उसमें हमने देखा था कि जो बंगाल है
उसमें कितना प्रपोर्शन रखा गया था। बंगाल जो है वो हब था, वहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं बाहर निकलती थी, वहाँ के जो आर्मी वाले हैं वो यहाँ पर रिवोल्ट जो है बहुत ज़्यादा किया करते थे, और इसीलिए वहाँ पर इन्होंने 1:2 का प्रपोर्शन रखा था, ना कि 2:5 का। बाकी अगर हम मद्रास और बॉम्बे देखते हैं तो वहाँ पर 2:5 का प्रपोर्शन हमें देखने को मिल रहा था। मतलब कि 1:2, मतलब एक यूरोपियन रहेगा तो 2 इंडियंस रहेंगे सोल्जर, अगर 2 यूरोपियंस रहेंगे तो 4 इंडियन सोल्जर्स रहेंगे। इस तरीके का प्रपोर्शन जो है वो हमें देखने को मिलता था। और राइफल जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी की थी, ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाता है। जवाब हमें देखने को मिलता है 2 ओनली, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1:2 बंगाल में, 2:5 मद्रास में और 2:5 बॉम्बे में। उसी के साथ साथ जो की जियोग्राफिकल लोकेशंस है वहाँ पर भी यूरोपियंस ही रहा करते थे। उसी के साथ साथ इन्हें जो मास है, मतलब जो मीडिया है, उससे भी दूर रखा जाता था, जिससे कि उनमें नेशनलिज्म जो है वो डेवलप ना हो। और उसी के साथ साथ उन्हें जो इन्फीरियर क्वालिटी के जो वेपन्स है वो दिए जाते थे, जिससे कि अगर वो विद्रोह भी करें तो उन्हें हम हरा सके। तो ये सारे रिफॉर्म्स हमें आर्मी में देखने को मिले थे 1857 रिवोल्ट के बाद, जिससे कि फिर से इस तरीके का रिवोल्ट जो है वो लोग ना कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपका जो स्कोर है 20 में से कितना आया है वो आप ज़रूर कैलकुलेट कीजिए, और अगर कट ऑफ क्लियर होता है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार जो लेक्चर्स है वो रिवाइज़ कर लीजिए। अब तो PDF जो है वो भी अवेलेबल है, तो PDF के थ्रू भी आप रिवाइज़ कर सकते हो, आपकी नोट्स जो है वो भी बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हम खुद लिखते हैं तो उससे हमने क्या लिखा है वो हमें याद रहता है काफ़ी टाइम तक। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स अगर आप रख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। PDF के थ्रू आप हैंड रिटन नोट जो है आराम से बना सकते हो, और रिवाइज भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, हर संडे टू संडे एटलीस्ट आप रिवाइज जो है ज़रूर किया कीजिए। और किस पर्सपेक्टिव से हमें वीडियोज़ देखने हैं, हमें इम्प्लीकेशन बेस्ड पर्सपेक्टिव से जो वीडियोज़ है वो देखने हैं, तो उस तरीके से वीडियोज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। और मेरा टारगेट जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आपका आउट ऑफ मार्क्स का वो ज़रूर पूरा होगा, अगर हम इसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।